तो AS10 हम लोगों का क्या है, शॉर्ट में से PPE कहते हैं, ऐसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। पहले इसका नाम फिक्स्ड एसेट था, बट इसे रिवाइज करके अब इसका नाम रख दिया गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो बेसिकली इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एप्लीकेबिलिटी एंड नेचर। मतलब ये एएस कब से एप्लीकेबल होना शुरू हुआ। तो ये एएस एप्लीकेबल होना शुरू हो गया था 1416 से, पर ये आ चुका था, अमेंडेड हो चुका था 30 मार्च 2016 में। अमेंडेड मतलब रूल बन के पूरा रेडी हो चुका था 30 मार्च 2016 में। 2 दिन बाद 1 अप्रैल को 2016 में ये एप्लीकेबल हो गया था। मतलब हर कंपनी को, हर नॉन कंपनी को ये वाला एएस फॉलो करना था। प्रीवियसली इसे AS10 कहते थे, जब जो फिक्स्ड एसेट था, और उसके साथ हम लोग AS6 भी पढ़ते थे, डेप्रिसिएशन। बट अब AS6 को हटा दिया गया है और न्यू AS10 ले आया गया है। न्यू AS10 में ही डेप्रिसिएशन को बढ़ा दिया जाता है। ये रहा यहाँ .7। ठीक है, तो AS6 अभी अलग से कोई नहीं पढ़ता। दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल एंटरप्राइज एक्सेप्ट द कंपनी हु आर अप्लाइंग इन AS16। ये बोल रहा है AS10 हर हर एंटरप्राइज को फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ उस कंपनी को छोड़कर जो इंड AS16 फॉलो कर रहे हैं। जो इंड AS16 भी PPE के लिए ही है। तो इंड AS16 में थोड़ा सा अलग बात लिखा गया है। तो एक आदमी AS10 फॉलो करता है, अगर कोई कंपनी इंड AS16 फॉलो कर रहा है तो उन लोगों के ऊपर AS10 एप्लीकेबल नहीं है। तो फिक्स्ड एसेट दो तरीके का होता है, ये तो हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट दो तरीके का होता है, एक टैंजिबल, एक इनटैंजिबल। टैंजिबल कौन सा होता है, जिसे छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटैंजिबल होता है जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट वैल्यू होता है, उसका भी मार्केट वैल्यू होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ टैंजिबल एसेट के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज AS10। इस चैप्टर में हम लोग इनटैंजिबल एसेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ा जाता है AS26 में, जो तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है। ये गुडविल के लिए है, वो हम लोग AS26 में पढ़ते हैं। ये वाला ASF टैंजिबल एसेट के लिए ही है। तो टैंजिबल एसेट से क्या है, तो किसे टैंजिबल एसेट बोलेंगे, जो भी चीज देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब टैंजिबल एसेट है? नहीं। तो the following condition is required to be satisfied and consider an asset under the heading of fixed tangible asset as per AS10। तो अगर किसी चीज को, कोई भी एसेट को खुद को फिक्स्ड टैंजिबल एसेट कहना है, तो उसे कुछ कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। अगर एक एएस के अंदर, एक एसेट के अंदर ये सारा कंडीशन हुआ, तभी हम लोग उसको टैंजिबल फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। कोई भी चीज देख सकते हैं, छू सकते हैं, और उसका मार्केट वैल्यू है, तो वो टेंजिबल एसेट नहीं होता। जो भी चीज, पहला कंडीशन है, जो भी चीज हम लोग यूज करने के लिए खरीदते हैं, जैसे कि जैसे सोचो आज हम लोग मतलब राइस खरीदते हैं, पोटैटो खरीदते हैं, वो सब हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको सेम पोटैटो को यूज नहीं करते रहते हैं। तो जो भी चीज को हम लोग यूज करते रहेंगे, किस काम के लिए, प्रोडक्शन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इन सारी चीजों के लिए उसे अगर यूज करते जा रहे हैं, तो फिर वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। मतलब मशीनरी, कंप्यूटर, ट्रक एक्सेट्रा। या फिर अगर हम उसे रेंटल पर्पस के लिए भी दे रहे हैं, फिर भी वो टेंजिबल एसेट है। सोचो हम लोगों ने एक मशीन खरीदा है और हम लोग उस मशीन को रेंट पे देते हैं, तो भी वो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। पर इसमें दो बात है, वो लीज्ड एसेट भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकता है। लीज्ड एसेट क्या होता है, देखो रेंट पे देना क्या होता है। सोचो मेरा ये लैपटॉप है, तुम लोग मेरे से लेकर गए, तुम लोग का एग्जाम था इंटर का, पर तुम लोगों के पास लैपटॉप नहीं है। तुम लोग बोले कि रेंट पे एक लैपटॉप ले लेते हैं, बस एग्जाम ही तो देना, एग्जाम देकर लैपटॉप वापस कर देंगे। तो मेरा ये लैपटॉप है, तुम लोगों को मैंने दिया, इसके लिए मैंने तुम लोगों से 1000 रुपीज चार्ज किया है पर मंथ। तुम लोगों को 4 मंथ्स पहले क्लास करना है, फिर 1 मंथ एग्जाम देना है, 5 मंथ्स के लिए तुम्हें लैपटॉप चाहिए। तो तुम लोग मेरे को 1000 रुपीज पर मंथ इस लैपटॉप के लिए पे करते हो। तो ये हुआ रेंट में दिए, तुम लोगों ने हायर किया।
ये मेरे लिए एसेट है, ये लैपटॉप मेरा एसेट है। क्यों? हम इसको इसको हम रियलमी से अर्न कर रहे हैं, बेच इस लैपटॉप को हम बेच नहीं रहे हैं। ठीक है। लीज पे देना क्या होता है? तुम लोगों को मैंने ये लैपटॉप दे दिया है 5 साल के लिए, 5 साल का पैसा एक बार में ले लिया है मैंने, से 10,000 रुपया 5 साल के लिए एक बार में ले लिया है मैंने, तो भी तो ये लैपटॉप 5 साल बाद तुम लोग मेरे को रिटर्न कर दोगे, मैंने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है। तो लीज पे देना होता है, कोई सामान मैंने तुम्हें कुछ साल के लिए दे दिया है, वो उतना साल के लिए मैं कभी नहीं पूछूंगी लैपटॉप ठीक है कि नहीं, क्या है, तुम्हें ही मेंटेन करना है। बट ये लीज में दिया है, ये भी एक तरीके का रेंट ही है। तो ये भी मेरा फिक्स टेंजिबल एसेट ही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जैसे जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टीज में, वो भी उनके लिए फिक्स टेंजिबल एसेट ही है, क्योंकि वो अपना एसेट तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन है, इट शुड बी हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। अगर सोचो ये लैपटॉप हम 12 महीना तक यूज किए उसके बाद बेच दिए, तो ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट नहीं है। इसे कम से कम 12 महीना रखकर बेचना होगा, 1 साल। बट 1 ईयर नहीं लिखा जाता, एएस में 12 मंथ्स लिखा गया है। इसका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, मतलब इससे हमको कुछ कमाना पड़ेगा, पैसा अर्न करना पड़ेगा। अगर हम इस लैपटॉप को खरीद के अलमारी में रख देते हैं, तो तुम लोग बोलोगे मैम आप यूज तो कर रहे हैं, 12 मंथ से ज्यादा भी हो चुका है, पर ये मेरे को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रहा है, हम इसमें गेम खेलते हैं तो यूज तो कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं मतलब यूज तो करते हैं, 12 मंथ से ज्यादा भी रखे, पर इससे हम कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, हम तो इसमें गेम खेलते रहते हैं, तो भी ये फिक्स टेंजिबल एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को ये इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रहा है, हम इससे अर्न नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसे पढ़ा रहे हैं तो उससे मेरा पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है, तो ये मेरा फिक्स टेंजिबल एसेट है। तो याद रहे, इकोनॉमिक बेनिफिट भी होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ द एसेट शुड बी डिटर्मिनेबल फॉर इट्स रिकॉग्निशन, और इसका कुछ वैल्यू होना चाहिए जो हम अकाउंट्स के बुक में लिख सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है मार्केट में और इसका जीरो वैल्यू है, कैसे निकाले समझ नहीं आ रहा इस लैपटॉप का वैल्यू, ऐसा हाल है तो भी फिर ये फिक्स्ड एसेट नहीं है, उसका एक कॉस्ट होना चाहिए, कुछ प्राइस होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशन अगर हम लोग फुलफिल करते हैं, पहला है उसको यूज करना होगा, दूसरा है 12 महीना से ज्यादा यूज करना होगा, तीसरा है उससे कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, कुछ अर्न करना होगा, फोर्थ उसका मॉनेटरी टर्म्स में कुछ रुपया होना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन फुलफिल होगा तभी वो एक फिक्स्ड टेंजिबल एसेट बनेगा और रिकॉर्ड होगा। उसके बाद बोल रहा है एसेट्स डज नॉट कवर AS10। कौन सा एसेट AS10 को कवर नहीं करता? एज पर प्रोविजन ऑफ AS10 द फॉलोइंग एसेट्स आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ PPE। देखो, दो तरीके का और एसेट होता है, बायोलॉजिकल एसेट्स और वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स होता है जो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, मतलब अगर उसको यूज करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोल, ऑयल लिखा है मतलब पेट्रोल, आयरन ओर, गैस, ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा, रीजेनरेटिव नेचर का नहीं होता है ये। रीजेनरेटिव मतलब एक बार अगर खत्म हो गया तो फिर नहीं आएगा। अगर पानी जमीन के अंदर एक बार कोल खत्म हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, तो फिर वो कभी दोबारा उसको नहीं बनाया जा सकता। तो उसको वेस्टिंग एसेट्स कहते हैं। वेस्टिंग एसेट्स के ऊपर AS10 एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा है बायोलॉजिकल एसिड। बायोलॉजिकल एसिड जो बार बार ग्रो कर सकते हैं हम लोग, जो रीजेनरेटिव नेचर के होते हैं, जो एक बार खत्म हो गया तो फिर नहीं आ सकता, ऐसा नहीं है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर से आ सकता है। उसमें दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक लिविंग एनिमल जैसे काउ, हॉर्स, ये सब। दूसरा ट्रीज, ट्रीज भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो दो तरीके का बायोलॉजिकल एसेट है, एक लिविंग एनिमल, एक ट्रीज और प्लांट्स। तो लिविंग एनिमल तो AS10 के अंदर नहीं आता है। देखो, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बियरर प्लांट क्या होता है। देखो, ये कुछ भी चीज बेसिकली AS10 के अंदर कवर नहीं होता है, ये तीनों चीज, लिविंग एनिमल मतलब काउ, ये सब को तुम लोग बोलोगे मैम काउ को हम लोग यूज कर रहे थे, उसका मिल्क सेल कर रहे थे तो इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो रहा था।
हम लोग एक काऊ को 12 महीना से ज्यादा रखे थे अपने पास, और काऊ का डिटरमिनेबल प्राइस भी है। काऊ हम लोग 30,000 में खरीद के लाए थे, तो उसका कॉस्ट है 30,000। तुम लोग बोलोगे मैम वो तो ऊपर का चारों कंडीशन कवर कर रहा है, फिर भी आप उसे क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि क्लियरली AS10 ने कहा है इन एसेट्स को AS10 के परव्यू के बाहर रखा गया है, स्कोप के बाहर रखा गया है। तो कोई भी क्वेश्चन आए लिविंग एनिमल्स को लेकर, तो क्लियर लिख देना AS10 इज नॉट एप्लीकेबल। कोई भी क्वेश्चन आए वेस्टिंग एसेट्स को लेकर, AS10 इज नॉट एप्लीकेबल। कोई भी ट्रीज प्लांट्स के ऊपर, AS10 इज नॉट एप्लीकेबल। AS10 एप्लीकेबल है बियरर प्लांट के ऊपर, बियरर प्लांट के ऊपर AS10 एप्लीकेबल है। कोई भी ट्रीज प्लांट के ऊपर नहीं है, पर बियरर प्लांट के ऊपर एप्लीकेबल है। अब क्वेश्चन आता है मैम ये बियरर प्लांट फिर क्या है? जब कोई ट्रीज प्लांट के ऊपर नहीं आता, तो सिर्फ ये बियरर प्लांट के ऊपर ही क्यों आता है? बियरर प्लांट वो प्लांट होता है, वो ट्रीज होता है जिससे बार बार उसमें फ्रूट ग्रो होता है और हम फ्रूट तोड़ लेते हैं। ट्रीज को नहीं काट रहे हैं, ट्रीज को बार बार नहीं तोड़ रहे हैं, हम लोग उसका फ्रूट ले रहे हैं। जैसे अगर सोचो मेरा एक मैंगो ट्री का गार्डन है, उसमें 100 मैंगो ट्रीज है, हम हर टाइम उसमें मैंगो ग्रो करते हैं और मैंगो तोड़कर बेच देते हैं, तो वो सब मेरा बियरर प्लांट है। बियरर प्लांट होता है जो अपने ऊपर कुछ रखता है जिसको हम लोग तोड़कर सेल करते हैं और वो चीज फिर से उसमें ग्रो हो सकता है, जो कुछ बियर करता हो। बियर करना मतलब कुछ रखता हो अपने पास। तो बियरर प्लांट किसको कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को भी, और जो तुम्हारे पास 12 महीना से ज्यादा हो, जैसे मैंगो ट्रीज, एप्पल ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, ये सब टाइप का ट्रीज जिसका हम लोग फ्रूट तोड़ लेते हैं, बट ट्रीज एज इट इज रहता है, ट्रीज को कुछ नहीं करते हैं। बट फॉलोइंग ट्रीज आर नॉट कम अंडर बियरर प्लांट। टिम्बर, लिम्बर, जैसे सोचो आज हम लोग के पास एक पेड़ है, बैम्बू का पेड़ है, तो बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे बैम्बू, उस पेड़ ही तो काट दे रहे हैं, बैम्बू के लिए तो पेड़ ही काट दे रहे हैं। क्रॉप्स जैसे वीट ग्रो कर रहे हैं, तुम लोग बोलोगे मैम वीट तो फिर ग्रो हो जाएगा, नहीं, हम लोग वीट को ग्रो कर रहे हैं और उसको जड़ से उखाड़ लेते हैं, बार बार उसको पूरा जमीन से काट देते हैं, फिर से वीट उगाते हैं, फिर से वीट ग्रो करते हैं, बट बार बार उस वीट को तो उखाड़ देते हैं ना जमीन से, तो वो बियरर प्लांट नहीं है। बियरर प्लांट होता है प्लांट कांस्टेंट रहेगा, उसके ऊपर का फ्रूट तोड़ रहे हैं, वो बियरर प्लांट है। तो बेसिकली अगर कोई क्रॉप्स है, कोई टिम्बर का पेड़ है, तो वो हम लोगों का बियरर प्लांट नहीं है, क्योंकि टिम्बर उसका लकड़ी काट दे रहे हैं, मतलब पेड़ काट दे रहे हैं, क्रॉप्स उखाड़ ले रहे हैं, तो वो सब हम लोगों का बियरर प्लांट नहीं है। बियरर प्लांट होता है मैंगो ट्रीज, एप्पल ट्रीज, कोकोनट ट्रीज, ये सब को हम लोग कहते हैं बियरर प्लांट। अब बोल रहा है इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपीई। इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होता है? जैसे ही हम लोग सामान खरीद कर लाते हैं, सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं, उसको इनिशियल रिकॉग्निशन कहते हैं। तो इसमें बहुत सारा केसेस है, हम सिर्फ 4 करवाए हैं, क्लैरिफिकेशन नहीं करवाए हैं। सबसे पहला है जब हम लोग कैश देकर एसेट खरीद कर लाते हैं, तब क्या क्या चीज उसके कॉस्ट में ऐड होगा, ये तो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट होगा, इंस्टॉलेशन लेते हैं हम लोग, फिर अगर उसको लोडिंग अनलोडिंग में कुछ लगा है, तो जो उसको यूजेबल बनाने तक उसके ऊपर जो भी खर्चा हुआ है वही उसके परचेज प्राइस में जाता है। ये डेप्रिसिएशन में हम लोग पढ़ के रखे हैं कि जो भी सामान यूजेबल बनाने तक, अगर आज हम लोग कुछ न्यू खरीद कर लाए हैं और उसको यूजेबल बनाने तक कुछ भी उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो वो सब हम लोगों का परचेज प्राइस है। और अगर कुछ इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये सब हम लोगों का परचेज प्राइस नहीं है। तो ये एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, इसको याद कर लेंगे। जैसे परचेज प्राइस, डिस्काउंट हटाकर, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट हटा देंगे, कोई भी अदर एक्सपेंस जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ये सब उसका परचेज प्राइस में ऐड हो जाएगा। प्रोफेशनल फीस मतलब इंजीनियरिंग कॉस्ट, स्टार्टअप एंड कमीशनिंग कॉस्ट, कमीशनिंग कॉस्ट मतलब ट्रायल रन, जो एक बार चला कर हम लोग देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, वो भी उसका इनिशियल टाइम में ही चला के देखते हैं। साइट प्रिपरेशन एक्सपेंस, एनी अदर एक्सपेंस रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग पीपीई इन देयर प्रेजेंट कंडीशन लोकेशन, उसको पूरा अपने
लोकेशन पे लाकर यूज करने लायक बनाने तक उसके ऊपर जितना खर्चा होता है सब उसका कॉस्ट में ऐड हो जाता है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट, अगर कुछ उसको लाए हैं, सोचो एक मशीन हम लोग का पहले से था, सोचो रूम में एसी पहले से लगा हुआ था, तो उसको अनइंस्टॉल करेंगे तब तो न्यू एसी इंस्टॉल करेंगे, तो न्यू एसी इंस्टॉल करने का जो खर्चा था वो तो है ही, पुराना एसी को हटाने का जो खर्चा था वो भी तो न्यू एसी के ही कॉस्ट में ऐड होगा, क्योंकि पुराना एसी हटता तभी तो वो लगता, तो उसको यूजेबल बनाने तक पुराना एसी हटाना पड़ेगा। तो डीकमिशनिंग कॉस्ट भी मतलब रिमूवल का कॉस्ट भी उसी कॉस्ट में ऐड होगा, याद रहे। तो ये क्या बना, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग क्या है, हम लोग जब कोई भी एसेट खरीदते हैं तो कभी कभी ये उसका पहले से ही प्रोविजन बना लेते हैं कि जब इसको डीकमिशनिंग करेंगे, हटाएंगे, तो इतना खर्चा लग जाएगा, तो वो जो हम लोग अलग से लिखते हैं उसको प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कहते हैं कि इतना लग जाएगा। तो बैंक में लिखते हैं जो उस एसेट को लाने में असली में खर्च हुआ, और डीकमिशनिंग वाले के लिए प्रोविजन बना लेते हैं, ये रूल है। आइटम एक्सक्लूडेड, क्या क्या उसमें ऐड नहीं करेंगे, इनॉग्रेशन कॉस्ट। आज अगर हम एक अपना न्यू बिजनेस खोले हैं तो उसमें अगर कोई एसेट लाए हैं, तो बिजनेस उसके लिए सोचो एक पार्टी दी है, इनॉग्रेशन का एक पार्टी दी है, उस एसेट पे ऐड नहीं होगा, वो पार्टी का खर्चा अलग है, इनॉग्रेशन का खर्चा अलग है, किसी एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं कर देंगे। एडवर्टीजमेंट जब हम लोग प्रोडक्ट का कराते हैं तो उसके कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। अगर उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब अबनॉर्मल लॉस होता है अगर बिजनेस के स्टार्टिंग में, कॉस्ट में प्रोडक्ट में ऐड नहीं कर सकते कॉस्ट में। रीलोकेशन कॉस्ट, अगर यहाँ पे उतना नहीं चल रहा है उसको उठा के दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं, ये जो शिफ्ट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट के या मतलब एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। तो इससे एक सम्स आया है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड लैंड फॉर 50 लाख, हम लोगों ने एक लैंड खरीदा है 50 लाख में एक न्यू बिल्डिंग के लिए। इस कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन ऑफ ओल्ड बिल्डिंग 5 लाख, दूसरे बिल्डिंग को डेमोलिश किए हैं 5 लाख में, हटाए हैं। दे सोल्ड द मटेरियल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग 1 लाख, ओल्ड बिल्डिंग को बेच दिए 1 लाख में। लीगल चार्जेस लगा है जब परचेस कर रहे थे लैंड को तब 2.5 लाख। टाइम गारंटी इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कराए थे 1 लाख का, तो कॉस्ट लैंड का कितना होगा। तो बेसिकली परचेस प्राइस था लैंड का 50 लाख, डिमोलिश करने का कॉस्ट भी इसी में ऐड होगा 5 लाख, लीगल चार्जेस भी इसी में ऐड होगा 2.5 लाख, इंश्योरेंस भी इसी में ऐड होगा 1 लाख। वो बिल्डिंग सेल किए तो 1 लाख रुपया वापस आ गया मेरे पास, तो टोटल 57,50,000 उस लैंड का कॉस्ट है। मतलब सारा कॉस्ट ऐड कर दिए, बिल्डिंग से बेचकर जो पैसा आया उसको लेस कर दिए। दूसरा है सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स, अगर कोई एसेट हम खुद कंस्ट्रक्ट किए हैं तो उसमें जितना खर्चा लगा है सबको ऐड कर दो। अगर कोई इंटरिम प्रॉफिट हुआ, इंटरिम प्रॉफिट मतलब अगर जो डिपार्टमेंट में हम लोग पढ़कर आए हैं डिपार्टमेंट में कि एक डिपार्टमेंट अगर दूसरे डिपार्टमेंट से कोई प्रॉफिट कर रहा है तो उसको प्रॉफिट नहीं कहते। एक डिपार्टमेंट दूसरे प्रॉफिट से एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अगर कोई प्रॉफिट करता है तो उस प्रॉफिट को हम लोग कंसीडर नहीं करते, वो एलिमिनेट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो उस तरीके का कोई प्रॉफिट है तो उसको हटा दो। अब नॉर्मल लॉस अगर हुआ है, if occurred during the stage of self construction, then such loss should not be considered as cost of PPE। अगर कोई लॉस भी हुआ है उसको भी नहीं लेंगे, कोई प्रॉफिट हुआ है उसको भी नहीं लेंगे। देखो यहाँ पर भी हम मेंशन किए थे, अब नॉर्मल लॉस को नहीं लेंगे, यहाँ पे हम क्लियर बोले थे, पीछे पे भी यही बोल रहे हैं कि कोई भी अब नॉर्मल लॉस हो या प्रॉफिट हो किसी चीज को नहीं लेंगे, प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट नहीं होता। नेक्स्ट वाला एक बार के लिए खुद देख लो। उसके बाद बोल रहा है हायर परचेज एसेट, हायर परचेज एसेट में सिर्फ यही काम का चीज है कि जब भी हम लोग कोई चीज हायर परचेज में लेते हैं मतलब इंस्टॉलमेंट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर कभी कभी इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो जो अगर इंटरेस्ट देते हैं तो वो इंटरेस्ट को कभी कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, जो हम पीछे भी बोले थे। तो इफ पेमेंट मेड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड, जब हम लोग कभी कभी बहुत टाइम लगा देते हैं किसी चीज का पेमेंट देने में, तो कॉस्ट ऑफ एसेट शुड बी कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू कैश प्राइस
ऑफ एसेट इफ एनी इंटरेस्ट इज पेड। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम का चीज यही समझो कि इन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपीई। ये अंडरलाइन कर लो कि the amount of interest will not be considered as a part of cost of PPE। अमाउंट से अंडरलाइन कर दो पीपीई तक, अनलेस AS16 अलाउज। अगर AS16 बोलेगा, एक AS16 भी है, वो अगर बोलता है कि इंटरेस्ट को ले लो तब ले लेंगे, पर ऐसे जनरली इंटरेस्ट को कॉस्ट में नहीं लिया जाता है। कोई भी सम्स आएगा तो उसमें इंटरेस्ट को कभी मत लेना। नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज ऑफ एसेट क्या होता है? जैसे हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं तो अपना पुराना मोबाइल दे देते हैं, न्यू मोबाइल ले लेते हैं। तो इफ एसेट्स आर एक्सचेंज्ड विद इन एग्जिस्टिंग एसेट विथ एग्जिस्टिंग एसेट्स देन द एक्वायर्ड पीपीई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द फॉलोइंग वैल्यूज। तब उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, एक आता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड, एक होता है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स गिवन। सोचो, जो एसेट हम लोग एक्वायर कर रहे हैं उसका फेयर वैल्यू गिवन है। कभी होता है फेयर वैल्यू, देखो जो एसेट हम लोग खरीद रहे हैं, जैसे हम लोग मोबाइल खरीद रहे हैं तो उसका तो फेयर वैल्यू एक्वायर्ड है ना, मतलब जितने में खरीदे वही उसका वैल्यू है। कभी कभी फेयर वैल्यू गिवन होता है, कभी कभी कैरिंग वैल्यू गिवन होता है। तो ये तीन टाइप है, बस याद रखो, इसका कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये याद रखो तीन वैल्यू में एसेट रिकॉर्ड होता है एग्जिस्टिंग। जब भी एक्सचेंज एसेट्स का सम आएगा या एक्सचेंज एसेट से कोई केस स्टडी पूछेगा तो उसमें हम लोग ये लिखेंगे कि जब भी कोई एसेट हम लोग एक्सचेंज करते हैं अपना एग्जिस्टिंग एसेट देकर, तो उसका वैल्यू तीन तरीके से रिकॉर्ड हो सकता है। बस ये लिखना है, तीन तरीके से उसका वैल्यू रिकॉर्ड होता है। फेयर वैल्यू एसेट का एक्वायर्ड, फेयर वैल्यू एसेट्स का गिवन है, कैरिंग वैल्यू। बस ये लिखना है, इसमें कुछ है नहीं और ये सब आता नहीं है एग्जाम में, ये सब एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पोर्शन छोड़ दो, इसमें कुछ भी नहीं है। मेन है ये समझ लो, रेवेन्यू सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन में था जब हम लोग उसको खरीद के लाते हैं, तब उसको यूजेबल बनाने तक उसके ऊपर जितना खर्चा करते हैं उसको इनिशियल रिकॉग्निशन कहते हैं। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या होता है? एसेट खरीद कर ले आए, अब 6-8 महीने के बाद उसके ऊपर कोई खर्चा हो रहा है, तो उस खर्चों का क्या, जो हम लोग अकाउंट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पढ़ते हैं। तो अगर कोई डे टू डे सर्विसिंग हो रहा है तो उसको हम लोग पीएल में लिखते हैं। डे टू डे सर्विसिंग को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो राइट ऑफ हो जाता है। राइट ऑफ होना मतलब पीएल में जाना, ब्रैकेट में लिख सकते हो, राइट ऑफ होना मतलब पीएल में जाना, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, अगर एसेट रिप्लेस करते हैं तो वो कैपिटलाइज होता है। अगर इंस्पेक्शन कॉस्ट कर रहे हैं और वो मेजर है, इंपॉर्टेंट है बहुत, तो कैपिटलाइज नेचर का होता है। इस तरह कुछ भी हो सकता है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा हुआ है तो ये समझ में आ जाएगा। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो कैपिटलाइज्ड होगा, मतलब कॉस्ट में ऐड होगा। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है तो राइट ऑफ हो जाएगा, पीएल में चला जाएगा। measurement of PPE after initial recognition the asset can be accounted by two methods as follows। ये याद रखो, हम लोग दो मेथड फॉलो करते हैं जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। दो मेथड है, कॉस्ट मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड। चॉइस ऑफ मेथड डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ एंटरप्राइज। ये एंटरप्राइज का पूरी चॉइस होता है वो कौन सा मेथड चूज करना चाहता है, कॉस्ट मेथड या रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड इज रिकमेंडेड फॉर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन, पर दोनों में ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है? रिवैल्यूएशन मेथड को। जब भी हम लोग कोई भी देखना चैप्टर करते हैं, पार्टनरशिप करे या एमलगमेशन करे या कोई भी चैप्टर अगर हम लोग करते हैं, मर्जर ये सब करते हैं, तो हम लोग हमेशा रिवैल्यूएशन मेथड से ही सम को करते हैं, कॉस्ट मेथड से कोई सम्स नहीं किया जाता है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बारे में सब कुछ पता होगा, प्रीवियसली ये AS6 में कवर्ड था। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी AS10 रूल एप्लीकेबल हो गया। नॉन कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी नहीं है, बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, कोई और कंपनी हो, कोई और बिजनेस हो, उस पे AS10 एप्लीकेबल है, AS6 तो है नहीं। कॉर्पोरेट एंटिटी है तो AS10 एप्लीकेबल है,
उसके साथ शेड्यूल 2 भी एप्लीकेबल है कंपनीज के ऊपर। कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब कंपनी, कंपनी AS10 भी फॉलो करता है, शेड्यूल 2 भी फॉलो करता है। हमें शेड्यूल 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जानना है कि AS10 भी फॉलो करता है, शेड्यूल 2 भी फॉलो करता है। पर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी सिर्फ AS10 फॉलो करता है। पर पहले सभी कोई AS6 करता था, पर अब तो AS6 है ही नहीं, उसको तो AS10 के साथ मर्ज कर दिया है। तो ये एक सम्स है, एक बेसिक सम है डेप्रिसिएशन से। एक एसेट दिया है 1 लाख का, उसका स्क्रैप वैल्यू दिया है 10,000 का, लाइफ दिया है 10 साल। 3 साल के बाद बोला जा रहा है कि अब उसका लाइफ से 5 साल है। टोटल तो शुरू में 10 साल बोला गया था, बट 3 साल यूज करने के बाद हम लोग को लग रहा है अब ये 5 साल ही चलेगा। तो सैल्वेज वैल्यू भी उसका रिवाइज हो जाएगा। तो उसका रिवाइज्ड सैल्वेज वैल्यू भी है 6,000। तो बताओ रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन कितना होगा? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ, 1 लाख माइनस 10,000 बाई 10, 9,000। तो 3 साल तक तो वो 9,000 9,000 9,000 डेप्रिसिएशन दिया, मतलब 27,000। जब 3 साल के बाद एसेट का वैल्यू कितना होगा? 1 लाख का एसेट था, 27,000 से वो डेप्रिशिएट हो चुका था, तो उसका वैल्यू था 73,000। तो रिवाइज डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? उसका वैल्यू था 73,000, स्क्रैप वैल्यू था 6,000, लाइफ है 5 साल, मतलब अब वो डेप्रिसिएशन देगा 13,400।